नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जमीन विवाद पर भतीजे की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास। महाविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया पर भाजयुमो ने लगाया आरोप, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। गौशाला का गाय रखने से इनकार, नगर पालिका ने बंद किया मवेशी पकड़ने का अभियान। जमीन नहीं तो आंगनवाड़ी नहीं, कोसमी की 4 आंगनवाड़ियों के लिए नहीं मिली जमीन, पैसा हुआ वापस। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल में जाने की चेतावनी, 4 दिन के लिए लगातार बंद रह सकते हैं बैंक। लांजी के बिसौनी में सूने मकान में 5 लाख की चोरी। और अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका परिषद ने मवेशी पकड़ने वाले हाका गैंग को बंद कर दिया है। इसके साथ ही सड़क पर मवेशियों की संख्या अचानक बढ़ गई है, जिससे दुर्घटना को एक बार फिर खुला आमंत्रण मिल रहा है। इस पूरे विषय पर नगर पालिका के अधिकारी अपनी मजबूरी इस तरह से बयान करते हैं। वाराणसी स्थित गौशाला प्रबंधकों ने गायों की अधिक संख्या को देखते हुए और अधिक गाय लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन का सड़क से मवेशी हटाने का पूरा प्लान अधर में अटक गया, क्योंकि बालाघाट स्थित कांजी हाउस में गायों को लंबे समय तक रखने की व्यवस्था नहीं है। नहीं, कार्रवाई चल रही है, लेकिन चूँकि उसको धीमी गति इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास उतने मवेशी रखने का स्थान नहीं है। वाराणसी का भी गौशाला फुल हो गया है, किरनापुर के भी गौशाला फुल हो गया है। मैं तो इसमें अपील करूँगा आम नागरिकों से, जो मवेशी का पालते हैं तो मवेशी खुले न छोड़ो। शहर में दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उससे जान किसी की कीमती होती है। बीते एक सप्ताह से हाका गैंग सड़क से गायब हो गई, तो फिर दोबारा सड़क पर मवेशियों ने अपना कब्जा जमा लिया। अब दिन हो या रात, पूरे समय जिला मुख्यालय के सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। इसलिए पद्मेश न्यूज आपसे अपील करता है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि अब मवेशी सड़क से हटते दिखाई नहीं देते। अब तो बस आपको और हमको ही सावधानी पूर्वक सड़क पर चलना होगा। जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी पंचायत में 4 आंगनवाड़ी निर्माण के लिए 40 लाख आवंटित किए गए, लेकिन जमीन नहीं होने के कारण राशि वापस कर दी गई। नतीजा, आज गांव में संचालित 6 आंगनवाड़ियों में से 2 शासकीय भवन में तो 2 उधार के भवन में और 2 किराए के कमरों में संचालित हो रही, जिस कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ नहीं है पर्याप्त मात्रा में। यहाँ 6 आंगनवाड़ी है कोसमी ग्राम में और सिर्फ 2 ही आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं। तो इसलिए हम अभी 1 माह हो गए मैं सामुदायिक केंद्र में आंगनवाड़ी क्रमांक 3 लगा रही हूँ। ऐसे कितनी आंगनवाड़ी केंद्र है जो किराए के भवन में संचालित हो रही है? 3 आंगनवाड़ी है जो किराए के भवन में संचालित हो रही है और 2 आंगनवाड़ी ऐसी, मतलब जैसे मैं सामुदायिक हॉल में हूँ, ऐसी 1 आंगनवाड़ी झिरिया में दूसरे के हॉल में लगा रही है। निर्माण कार्य किस भवन में हुआ है? जो सरकारी भवन में कौन से भवन में है जो निर्माण हुआ? सिर्फ केवल आंगनवाड़ी की, ऐसे कौन से आंगनवाड़ी कोई नहीं के निर्माण कर रहा? जो निर्माण हो चुके हैं पूर्ण तरह वो क्रमांक 4 है और उसकी कार्यकर्ता रुक्मणी उपवंशी है, और एक है क्रमांक 5, उसकी कार्यकर्ता है नजमा शेख। आंगनवाड़ियों के लिए जमीन का आवंटन नहीं होने और राशि वापस होने के विषय में पंचायत के सरपंच त्रिलोक बम्बूरे बताते हैं कि उनके द्वारा बीते दिनों ही अपनी पंचायत में खाली पड़ी जमीन का सर्वे कार्य करवाया गया, जिसके बाद आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य करवाए जा सके, लेकिन पंचायत में उचित जमीन की व्यवस्था करने में परेशानी हो रही है। क्या है, यहाँ पे पूर्व सरपंच हमारे बड़े भाई गगन नकपुरे जी, उनके इसमें 3 आंगनवाड़ी का पैसे आया था, करीब 30 लाख रुपए। तो क्या है, यहाँ पे कोसमी में शासकीय भूमि नहीं होने के कारण उस पैसे, उस राशि को वापसी किया गया है। तो क्या भविष्य में आंगनवाड़ी नहीं बन पाएगी ऐसी स्थिति में? अगर भूमि नहीं है तो क्या आंगनवाड़ी नहीं बन पाएगी क्या? अगर से ऐसी स्थिति रही तो नहीं, जैसे सरकारी जमीन अगर से हमारे को अवेलेबल हो जाती है तो वहाँ आंगनवाड़ी बन सकती है। अगर से नहीं है, अभी तो फिलहाल में है ही नहीं है सरकारी भूमि, इस कारण से आंगनवाड़ी का नहीं हो सकता। भारतीय रेल के द्वारा
आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस बात की जानकारी दी जा रही है कि आप ट्रेन में चढ़ते उतरते समय या फिर रेलवे ट्रैक को पार करते समय पूरी तरह से सावधानियां बरतें। इसी कड़ी में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों के द्वारा जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कुम्हारी पंचायत में सरपंच और जनपद सदस्य की उपस्थिति में ग्रामीणों को इस विषय पर बारीकी से जानकारी दी गई कि वे रेलवे ट्रैक से दूरी बनाए रखें, ट्रेन पर चढ़ते उतरते समय सावधानियां बरतें और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आते समय उससे एक दूरी बनाकर रखें। गाँव लोगों को जब भी आप कराते हैं मुनादी के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, है ना, आजकल तो व्हाट्सएप भी यहाँ तो 70 पंचायत के व्हाट्सएप ग्रुप भी जहाँ क्योंकि हम अपना ही ध्यान रखेंगे तभी घटना को टाल सकते हैं। अगर हम ही लापरवाही रहे दूसरा तो साथ देने वाला नहीं, तो ये नहीं कहेगा। बात वही आती है भाई मेरा जानवर है वो ट्रैक पे चला। मैं इस उद्देश्य को लेके आया हूँ कि हमें प्रशासन ने, हमें आरपीएफ डिपार्टमेंट ने हमें कहा है कि आप लोगों को जाके सरपंच साहब के माध्यम से और ग्रामीण जनों के माध्यम से मिलकर मीटिंग करें ताकि रेलवे में होने वाली जो रन ओवर की घटनाएं हैं जिसमें लोग चढ़ते उतरते समय ट्रैक में जाके जो जान गंवा रहे हैं उसमें कमी लाई जा सके। क्योंकि अगर ऑल इंडिया बेसिस पे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। साल का सालाना 70-80 हज़ार लोग ट्रेन से की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं खुद की लापरवाही से। ट्रेन तो अपने रास्ते जा रही है, ट्रेन कभी किसी के रास्ते में नहीं आ रही, अगर हम अपनी गलतियों से अपनी जान गंवा रहे हैं उसकी रोकथाम ये ऐसी घटनाएं कम से कम हो इसके हम प्रचारित करने के लिए और जागरूक करने के उद्देश्य से हम यहाँ आए। क्या क्या बताया जा रहा है? हमने बताया कि आपको क्या ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। गाड़ी का समय है, आप समय से पहले पहुँचें, प्रॉपर टिकट लें, चलती गाड़ी से चढ़ना नहीं है, चलती गाड़ी में। केंद्र सरकार ने बीते दिनों यातायात नियमों में भारी फेरबदल करते हुए जुर्माने की राशि को 10 गुना तक बढ़ा दिया, जिस पर शहर के लोगों ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं सांसद ढाल सिंह बिसेन नियमों को कड़ा करने के पक्ष में दिखाई दिए। केंद्र सरकार के द्वारा हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना सीधे 1000, नो पार्किंग पर जुर्माना 1000, सिग्नल जंप करने का जुर्माना 5000, ऐसे करते हुए जुर्माने की राशि हजारों में बढ़ा दी गई। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा केंद्र शासन की इस आदेश को प्रदेश के भीतर लागू नहीं किया गया, जिस पर आम जनता का अपना अलग अलग रुख दिखाई दे रहा है। एनएसयूआई छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष दयाल वासनिक बताते हैं कि केंद्र सरकार ने निश्चित ही सड़क जुर्माने में भारी वृद्धि कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस आदेश पर रोक लगा दिया है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश के भीतर सड़कों पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं है, जिस कारण इतना अधिक जुर्माना लिया जा सके। केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम अभी लाया गया है नियम यातायात को लेकर में, इसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नियम को रोका गया है और ये सही भी है क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को मद्देनज़र देखते हुए इसको रोका गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्थाएं लागू नहीं हो पाई है जिससे दुर्घटना और ये सब चीज़ों को रोका जाए। मध्य प्रदेश सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि पहले केंद्र सरकार के द्वारा जो नियमावली लाई है उस पर जांच पड़ताल की जाएगी और पहले ऐसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा ताकि इन नियमों को लाए। व्यवस्थाओं में क्या देखना चाहते हैं? व्यवस्थाओं को जैसे सड़क की दुरुस्तीकरण और लोगों के प्रति अवेयरनेस फैलाना, सरकार ऐसी योजनाओं को लाएगी जिसके अंतर्गत लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जाएगा। क्योंकि इकट्ठे 10,000 जहाँ पर पहले 1000 या 500 रुपये फाइन होता था वो इकट्ठे 10,000 रुपये हो गए। आम जनता यही कहती है कि सड़क पर इतने अधिक गड्ढे हैं, उन्हें मरम्मत की जरूरत है। स्पीड ब्रेकर कहाँ बना दिए गए हैं, कहां पर होने की जरूरत है, इन सब बातों का पहले से ध्यान दिया जाना चाहिए। सड़क पर सुचारू व्यवस्था होने के बाद ही चालान बढ़ाने के विषय में ध्यान दिया जाना चाहिए। शहर के अंदर तो ये है कि जैसे सबसे पहले तो ये रोड की मरम्मत होना चाहिए, जहाँ तहाँ पे खुदा हुआ है इसको शासन प्रशासन दोनों ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। और जो 500 रुपये जो फाइन ठोका गया है, 500 रुपये का 10,000 रुपये फाइन कर दिया गया है, ये उचित नहीं है ये आम जनता के लिए। सबसे पहले तो ये है कि अपने शासन प्रशासन दोनों, जहाँ भी रेलवे अपने रेलवे फाटक के बाजू में देखो बहुत सारे गड्ढे पड़े हैं जो वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यातायात पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ ब्रेकर बनना चाहिए वहाँ ब्रेकर नहीं बनता है। ये सब बहुत सारी जो है सुविधा है असुविधाएं पड़ी हुई है, उसको पूर्ण रूप से शासन प्रशासन ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छा, सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? अव्यवस्था। कैसी अव्यवस्था? अवस्था ये कि मतलब जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जहाँ पे खुदी हुई रोड है, उनकी मरम्मत करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ों को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी दौरान लोगों ने बताया कि यातायात व्यवस्था में सुधार, नाबालिगों के द्वारा फर्राटेदार स्पीड से दौड़ाए जा रहे वाहनों पर लगाम सहित छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो सड़क दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगाया जा सकता है। केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो फाइन सरकार ने नियम लाई है उस
वो तो मतलब इतना ठीक भी नहीं है। जो मैंने कहना चाहिए आइन जिस तरीके से होना चाहिए उसके पहले अपने को बहुत सारी चीज़ का सुधार करना पड़ेगा सरकार को। किस टाइप का सुधार? सुधार ये करना पड़ेगा कि जैसे बच्चे लोग गाड़ी चला रहे हैं तो बच्चे गाड़ी के चलाने से पहले उनके लाइसेंस सुविधा होना चाहिए, और या फिर वो चलाने लायक है कि नहीं, ये सुधार होना चाहिए। और दूसरी बात यातायात में भी सुधार होना चाहिए, और रोडों में जो परेशानी है लोगों को परेशानी होती है चलने में, गड्ढे हुए हैं कई सारी रोडों में अपना, और कई जगह में मतलब यातायात के वाहन खड़े रहते पूरे ट्रैफिक में, इस चीज़ों में भी सुधार होना चाहिए। स्थानीय लोगों के अनुसार मध्य प्रदेश शासन को लाइसेंस बनने से लेकर लाइसेंस जारी करने तक की हर प्रक्रिया को ध्यान दिया जाना चाहिए। आज शहर के भीतर ही चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगा दिए तो गए हैं, लेकिन वे सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। पहले सारी सुविधा हो जाए फिर जुर्माना की बात की जाए। ठीक है, अगर नियम है, नियम के अनुसार यदि गलती हो रही है तो जुर्माना देना जरूर, लेकिन केंद्र सरकार ने जो जुर्माना राशि करी है वो बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा कमी करना चाहिए। और ये जो यातायात के नियमों का पालन, जैसे लाइसेंस बनने से पहले से लाइसेंस देने तक, ये जो मतलब जो राज्य परिवहन में जो नियम है वो नियम को थोड़ा सुधार करना चाहिए। और किस चीज़ की कमियाँ देखते हैं आप? जैसे बालाघाट में ट्रैफिक नियम को देख लीजिए आप, ट्रैफिक नियम तरीके से चालू नहीं रह रहा है, कभी बंद कभी चालू इस टाइप में रह रहा है। वहाँ पर कुछ समय के लिए मतलब लोगों को बताया, जैसे पुलिस के मतलब जो अपना जो ट्रैफिक पुलिस है उसको नियम बताया जाए जनता को कि यहाँ पर देखो लाइट ऐसा ही है, इस वजह से भी कई एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। और सुविधाओं के नाम पे क्या चीज़ दिया जा रहा है? सुविधाओं के नाम पर अब गाड़ी जैसे अपन ले रहे हैं उस समय हेलमेट तो दिया जा रहा है। जैसे क्या हेलमेट लगाने से दुर्घटना रुक जाएंगी क्या? दुर्घटना नहीं रुकेगी, लेकिन हेलमेट लगाना मैं भी इस चीज़ को ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आप जितने भी एक्सीडेंट देखिए जनरली क्या सर पर वार पड़ने की वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उससे कम। केंद्र सरकार के द्वारा जुर्माने की राशि इतनी अधिक बढ़ाए जाने के विषय पर सांसद डॉक्टर ढालसी मिशन बताते हैं कि जुर्माने के डर से लोगों में यातायात के प्रति संवेदनाएं और डर व्याप्त हो जाएगा। किसी भी व्यवस्था में यदि डर शब्द आ जाए तो उसमें सुधार आ सकता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से रायशुमारी करने के बाद ही इस नियम को बनाया था। हालांकि बहुत से भाजपा शासित राज्य भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसको लागू नहीं किया है। तो सारे राज्यों से सहमति के बाद ही बनता है। अब ठीक है, आप अभी मुझसे फिर पूछेंगे साहब आप ही की पार्टी के राज्य उसको मना कर रहे हैं, तो ये विषय नहीं है। यदि वो चाहे तो अपना ठीक है वो करें, पर फिर बात की जिम्मेदारी भी, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि फिर जिम्मेदारी भी बाकी लें, फिर मना करें। अभी आपकी कह रहे सड़कें नहीं है, अब उसमें भाषण जब चल रहा था लोकसभा में, साहब अच्छी सड़कों के कारण रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग तेज गति से चलते हैं, तो गति में गवर्नर भी लगाए हैं, सारे उपाय हैं, पर हम क्या उन सबको मानने तैयार हैं? हम अपनी गाड़ी में गवर्नर लगे रहते हैं, हमारे ड्राइवर गवर्नर निकाल के अलग कर देते हैं। हम गाड़ी में GPS लगाते हैं, उसको निकाल के अलग कर देते हैं। हम अपने गाड़ियों में दिखाए यहाँ 40 से 50 की स्पीड में चल रहे हैं, हम 80 की स्पीड में चलते हैं। टर्निंग में हमारा ध्यान नहीं होता कि गाड़ी के टर्निंग में यहाँ 40 की स्पीड में काटना है, हम 80 की स्पीड में कटेंगे तो गाड़ी निश्चित रूप से टर्निंग में चली जाएगी। तो ये भी सेंस अभी हमको प्रशिक्षण देने का है, जो जैसा कि कहा है कि हम हरेक जिलों में भी इसके प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करेंगे। हाँ, मैं एक चीज़ ये जरूर कह सकता हूँ कि जैसे मैंने संसद के अंदर में कानून पास हुआ तो मैंने जरूर अपने अधिकारियों से कहा था कि क्या हम अवेयरनेस लाने के लिए पब्लिक के बीच में जगह जगह बोर्ड लगा के बताएं कि आपको ये सारे आने वाले कानून का नुकसान होगा, इसमें सजगता रहे कि आपको। लालबर्रा स्थानीय सामुदायिक जवाहर भवन में 13 सितंबर को बसपा का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बसपा जबलपुर जोन प्रभारी उमाकांत बंदेवार, बसपा जोन प्रभारी अनिल उके व बसपा जिला सचिव खेमराज हरणखेड़े की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सबसे पहले अतिथियों के हस्ते महात्मा ज्योतिबा फुले व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित अन्य महापुरुषों के छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद प्रशिक्षकों के द्वारा कार्यकर्ताओं को बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों व गुरुओं की विचारधाराओं से अवगत कराते हुए जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। आज जो है हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो सेक्टर के
अध्यक्षगण हैं उनका प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम तालवारा जवाहर भवन में रखा गया है, जिसमें हमारे जोन प्रभारी जी उमाकांत मंदेवाड़ा जी, सम्मानीय अनिल कुमार के जी आए हुए हैं। कहाँ से लोग उपस्थित हैं? ये हमारे जो इधर के 14 सेक्टर हैं, 14 सेक्टरों से के अध्यक्ष लोग आए हुए हैं। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बांधरी के ग्रामीणों ने 13 सितंबर को विद्युत वितरण केंद्र अमोली विद्युत कार्यालय पहुंचकर कनिष्ठ यंत्री को ज्ञापन सौंपकर अधिक बिजली बिल आने की समस्या से अवगत करवाया। मीटर में खपत के अनुसार बिल प्रदाय किए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग के द्वारा ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए प्रदाय की जाने वाली बिजली के बिल में अधिक बिल थमाया जा रहा है, जबकि मीटर में बिजली की खपत कम है। अधिक बिजली बिल आने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि अधिक आए बिजली बिलों को सुधार कर मीटर रीडिंग के अनुसार बिजली बिल प्रदान किया जाए। भैया ये क्या है, बिजली बिलों की समस्या है। विद्युत विभाग द्वारा निरंतर बिल पटाए जा रहे हैं। चूँकि गरीब किसानों पर अनाप शनाप बिल थोपे जा रहे हैं, जिनका कोई समाधान और हल नहीं निकल रहा है। ऐसी स्थिति में बिजली बिल का कागज़ जो है वो करंट लगाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि लगातार उनको बिल से ज़्यादा कहीं करंट लग रहा है। इसीलिए इस समस्या को लेकर के बिजली ऑफिस में आए थे और बिजली ऑफिस में आने के बाद हम लोगों ने अपनी समस्या से अवगत कराए, बिलों को दिखाया। बिलों को दिखाने के बावजूद उन्होंने बोला कुछ बिलों पर कि भैया त्रुटियां तो हुई है विभाग की ओर से, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। वारासिवनी नगर में स्थित दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के तत्वाधान में गत 2 सितंबर से महापर्व पर्युषण पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था। 13 सितंबर को श्री जी के भव्य शोभा यात्रा निकालकर 10 दिवसीय पर्युषण पर्व का समापन किया गया। इस दौरान जैन धर्मावलंबियों द्वारा आत्मशुद्धि के पर्युषण पर्व के दौरान जैन धर्मावलंबियों द्वारा अपने संयम धर्म की आराधना करते हुए 10 व्रत का पालन किया गया। पर्युषण पर्व के चलते प्रतिदिन मंदिरों में भगवान का अभिषेक शांति धारा के साथ पूजा अर्चना जैन बंधुओं द्वारा की गई। पर्व के समाप्ति के अवसर पर जैन बंधुओं के द्वारा सोमवार को दोपहर 2 बजे मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह श्री जी की शोभा यात्रा दिगंबर जैन मंदिर से निकली। यह शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां से वापस जैन दिगंबर मंदिर पहुंची, जहां पर परंपरा के अनुसार अभिषेक पूजन हुआ और बोलियां हुई। इस दौरान समाज की पुरुष व महिलाओं द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों का ढोल नगाड़ों के साथ विभिन्न स्थानों पर श्री जी की आरती भजनों के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में बच्चों की ध्वज युक्त रैली आकर्षण का केंद्र रही। मंदिर पहुंची शोभा यात्रा के बाद श्री जी की पूजा अर्चना एवं स्वजातीय बंधुओं पर्व के दौरान एक दूसरे से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। तपस्या का पर्व है, पर्युषण महापर्व। इसके संपन्न होने के बाद तपस्वियों ने तपस्या की। आज श्री जी की शोभा यात्रा में सभी लोग निकाल रहे हैं और महावीर का जो संदेश है जी और जीने दो, इसको घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और निश्चित रूप से पर्युषण महापर्व हमारा, जिसमें 10 दिनों में 10 धर्म होते हैं, उसको हम लोग सानंद संपन्न कर रहे हैं। लांजी तहसील मुख्यालय से लगे हुए बिसौनी गांव के ईश्वरदास कर्राहे के मकान में बीती रात चोरों द्वारा मकान का कुंदा तोड़कर मकान में रखे नकदी एवं सोना चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में गजेंद्र कर्राहे ने बताया कि 1 माह से मकान बंद था। हम लोग हैदराबाद में रह रहे थे। कल शाम को घर आकर देखा तो सब ठीक था। गणेश विसर्जन के कार्यक्रम के कारण हम ससुराल में ही रुके हुए थे। सुबह लाइट बंद करने आए तो देखा कि दरवाजे का कुंदा टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो डोर भी टूटा हुआ था। अंदर सामान बिखरा हुआ था। इसमें लगभग 25 से 30 हजार रुपए नकदी, 2 किलो चांदी और 6-7 तोला सोना अनुमानित कीमत 5 लाख की चोरी होना बताया गया। हम लोग तो कल शाम में आके देखे सब कुछ ठीक था, मगर सुबह वाशिंग के टाइम में घर में कोई रहता था? कोई नहीं रहता था। सुना मकान 1-8 महीने से बंद है। मम्मी आप लोग कहाँ रहते थे? हम लोग हैदराबाद में। हैदराबाद में। तो कब आए थे आप लोग? हम लोग तो परसों शाम में पहुँचे, लेकिन यहाँ कल शाम में आए। कल शाम में आए थे यहाँ? सब कुछ ठीक था? हाँ सब ठीक था। हम लोग भी रहे आधा-1 घंटा यहाँ रुके पूरा। फिर आप चोरी हुआ कैसा पता चला आपको? सुबह आया था लाइट बंद करने आया तो मालूम चला कि कुंदा टूटा है। वो देख के अंदर देखे तो डोर भी खुला था। क्या क्या सामान चोरी हुआ? कुछ पैसे गए। कितने पैसे गए? 25-30 हजार केस रखा था। और सोना चांदी?
सोना चांदी 2 किलो। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में 12 सितंबर को हुए पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत एडमिशन पर अब जमकर आरोप और सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि 12 सितंबर को पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत जो एडमिशन प्रक्रिया अपनाई गई वह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। 11 सितंबर की रात 8 बजे घोषणा की गई और 12 सितंबर की सुबह 6 बजे एडमिशन पूरे कर लिए जाने का बोर्ड लगा दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री कपिल मेश्राम ने सीधे आरोप लगाया कि मंत्रियों के लेटर पैड के आधार पर छात्रों को एडमिशन दिया गया है। महाविद्यालय में अभी जो प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है और जिस प्रकार से उस प्रवेश प्रक्रिया में जो घोटाला देखने को हमको मिल रहा है, उसी के विरोध में आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से यहाँ पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। जैसा कि आपको पता है कि कॉलेज में जो अभी पहले आओ पहले पाओ शासन की योजना है, जिसके माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है, उस योजना में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कम प्रतिशत वाले विद्यार्थी को प्रवेश मिल गया है, लेकिन ज़्यादा प्रतिशत वाला विद्यार्थी प्रवेश से वंचित हो गया है। और एक तरफ हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा और महाविद्यालय द्वारा प्रशासन के साथ साठगांठ करके जो 50% सीटों में वृद्धि की गई थी और वो शाम के 8 बजे उन सीटों की वृद्धि की गई थी और सुबह 6 बजे से प्रवेश प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया था, और जिसकी सूचना किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार से नहीं थी, केवल नेता के करीबी लोगों को। और जैसा कि हमको यहाँ तक भी जानकारी मिली है कि नेता के लेटर पैड पर छात्रों के नाम आए और उन्हीं करीबी लोगों को वहाँ पर प्रवेश मिला है। यही नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यह भी घोषणा कर दी कि 3 दिन के भीतर इस एडमिशन प्रक्रिया में सुधार नहीं किया गया और बचे हुए छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया तो वह सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार महाविद्यालय प्रबंधन और प्रशासन होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा अपनी कथनी और करनी में कोई भी फर्क नहीं रखता है। अगर 3 दिन के अंदर छात्र हित में निर्णय नहीं लिया गया और जो छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह गए हैं, अगर उन्हें दाखिला नहीं दिया गया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्ण रूप से सड़क पर आकर के और हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री जीतू पटवारी जी का पुतला दहन भी करेगा और साथ ही साथ उनकी शव यात्रा भी शहर के अंदर निकालेगा। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य द्वारा उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें शहर के जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। इस विषय पर महाविद्यालय के नोडल अधिकारी से संपूर्ण जानकारी ली जाएगी। ये 20-25 लड़के लोग आए थे कॉलेज के महाविद्यालय के बालाघाट के अपने, और उनकी मांग थी कि जो हमारा जो एडमिशन हुआ है उसके पहले नियम था कि पहले आओ पहले पाओ। तो हम लोग 9 बजे गए तो 9 बजे कॉलेज खुलता नहीं है, और पहले आओ पहले पाओ वाला भी प्रक्रिया था तो उसमें पारदर्शी तौर पर नहीं हुआ है। और ये लोग शाम को अपने आदमियों को बुला के एडमिशन दिए हैं और ज़्यादा नंबर वाले को नहीं दिए, कम नंबर वाले को यहाँ कॉलेज में एडमिशन दे दिए हैं। और उसके साथ साथ कि यहाँ साइंस कॉलेज और अपना महिला महाविद्यालय खोलने की बात कही गई थी, तो इसकी जानकारी हम महाविद्यालय के जो अपना नोडल अधिकारी है उस शिक्षक से उसकी जानकारी लेके अवगत कराएंगे बच्चे लोगों को। आपको बता दें कि महाविद्यालय द्वारा निश्चित ही 11 सितंबर की रात को इस बात की घोषणा की गई कि प्रत्येक संकाय स्नातक और स्नातकोत्तर में 50-50% सीट में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से प्रवेश प्रक्रिया चालू की जाएगी, लेकिन जब छात्र 9 बजे कॉलेज पहुंचे तो गेट पर ताला लगा हुआ था और वह जानकारी दी गई कि सुबह 6 बजे से छात्र एडमिशन के लिए आ गए थे, जिन्हें एडमिशन मिल गया है और सीट पूरी भर चुकी है, जिससे यह पूरी प्रवेश प्रक्रिया आरोप के घेरे में आ गई है। दर्जनों तरह के आरोप है। छात्र, उनके परिजनों ने महाविद्यालय प्रबंधन को बहुत अधिक कोसा और 13 सितंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आखिरकार सवाल ये उठ रहा है कि महाविद्यालय प्रबंधन किसके दबाव में काम कर रहा है।
ऐसा क्या हुआ कि आनन फानन में रात के अंधेरे में एडमिशन प्रक्रिया पूरी करवा ली गई। जिले भर के दिव्यांगों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे आहत होकर 1 दर्जन से अधिक दिव्यांगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानी बताई। दिव्यांग एकता मंच के सदस्य क्रांति टेकाम बताते हैं कि शासन की योजना का लाभ दिव्यांगों को नहीं मिल पा रहा है। बसों में 50% आरक्षण हो या फिर दिव्यांगों के साथ होने वाले अत्याचार के विरुद्ध कार्यवाही। इसके अलावा शासन की दर्जनों योजनाएं ऐसी हैं जिसका लाभ दिव्यांगों को नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन सौंपने का मुख्य उद्देश्य यह है कि दिव्यांगों पर होने वाले अत्याचार, उनका अपमान, उनको प्रताड़ित किया जाना और शासन प्रशासन की जो भी योजना है उनका लाभ दिव्यांगों तक नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमने दिव्यांग एकता कल्याण मंच का गठन किया और इसके माध्यम से हम शासन प्रशासन को इसकी योजना से अवगत कराना चाहते हैं। तो आज क्या समस्याएं पड़ी आप लोगों को? आज ये समस्या ये है कि दिव्यांगों के हित में जो कार्य नहीं हो रहे हैं और बसों में जो 50% किराए का प्रावधान है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है बसों में। इस संबंध में हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज और अन्य समाचार पत्रों साथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिले के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अखबारों से कस्टम ड्यूटी हटाने और न्यूज चैनलों के विज्ञापन से जीएसटी कम करने की मांग रखी गई है। इस दौरान सांसद श्री बिसेन ने भी बताया कि बीते दिनों ही संसद में इस विषय पर गहन चिंतन किया गया है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इन दोनों टैक्सों से अलग रखा जाए। जल्द ही बालाघाट के पत्रकार साथियों की मांग भी वरिष्ठ स्तर पर रखी जाएगी। आज आपने मुझे ज्ञापन दिया है, निश्चित रूप से आपको आपके दिए गए इस ज्ञापन को मैं संबंधित अधिकारी से, संबंधित मंत्री से कोशिश होगी कि व्यक्तिगत रूप से मिलकर दे सकूं और संबंधित अधिकारी को पत्र के माध्यम से या मेल के माध्यम से भी तत्काल कल परसों जानकारी देने का प्रयास करूंगा और इसके बाद जब भी भेंट होगी मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपकी बात को रखूंगा। श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने बताया कि कस्टम ड्यूटी और जीएसटी लगाए जाने से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। केंद्र शासन से यही मांग है कि इन दोनों टैक्सों से मीडिया को दूर रखा जाए। और ज्ञापन में हमने मांग करी है कि अभी कुछ वर्षों से दैनिक समाचार पत्रों की और टीवी न्यूज चैनलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कस्टम ड्यूटी और जीएसटी लगाने की वजह से अखबार के जो कागज़ हैं बहुत महंगे हो गए। चूँकि दैनिक समाचार पत्र और न्यूज चैनल आज की स्थिति में बद से बदतर स्थिति में चल रहे हैं, इस वजह से हम चाहते हैं कि जीएसटी और कस्टम ड्यूटी अखबार और न्यूज चैनल से हटाई जाए ताकि समाचार पत्र, जो कि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है, वो सुचारू रूप से काम कर सके। अगर आपको अपने बैंक में कोई काम है तो फौरन उसे पूरा कर लें। दरअसल देश के लगभग 4.5 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में 4 दिनों तक बैंक लगातार बंद रहेंगे। बैंक अधिकारियों के चारों संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स और इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस ने आगामी 26 और 27 सितंबर को विभिन्न मुद्दों को लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। इन तमाम संगठनों की मांग है बैंकों का विलय रोका जाए। इसके अलावा पूर्ववत मांगों के अनुसार वेतनमान पुनरीक्षण सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस, पुनः पेंशन योजना, पारिवारिक पेंशन सीलिंग हटाकर लाभ देने, कस्टमर सेवा शुल्क घटाया जाना, कैश ट्रांजैक्शन की समय सीमा इत्यादि मांगें शामिल हैं। बैंक के अधिकारी संगठनों ने दिनांक 26 और 27 सितंबर को बंद का आह्वान किया हुआ है। इसमें बैंकों की मुख्यतः 9 मांगें हैं। इसमें जो है पहला तो है कि बैंकों का जो विलय की प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा चालू की गई है उसके विरोध में, क्योंकि उसके काफ़ी गंभीर दुष्परिणाम सामने आएंगे, वो तो अभी तात्कालिक रूप से नहीं पता चलेगा। दूसरा है कि बैंक कर्मचारियों का वेतन समझौता में शीघ्रता लाई जाए, और वो भी अभी अत्यंत तर्कसंगत नहीं है। तीसरा है कि 5 दिनों का जो सप्ताह किया जाए और कैश लेन देन के जो है समयावधि उसको घटाया जाए। फिर है उसमें कि जो विविध संगठनों द्वारा बैंक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बैंक अधिकारियों को परेशान करने के लिए जो एजेंसियां बाहरी है वो दबाव बनाती है, उसके विरोध में है। और साथ में है कि रिटायर सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है उनके वेतन समझौते का
फिर पुनर्निर्धारण किया जाए, उनके जो स्टेज रिवीजन होता है उसको पुनर्गठित करने के लिए। चांगुटोला क्षेत्र अंतर्गत अधिक वर्षा होने के कारण दर्जनों मकान में बारिश का पानी घुसने से वे क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ प्रभावित मकानों का जायजा लेने प्रशासनिक अधिकारी द्वारा चांगुटोला वाले पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें पंचनामा बनाकर उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही आपके क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा सरकार द्वारा दिलवाया जाएगा। बाढ़ प्रभावित मकान इस स्थिति में है कि लोगों ने अपने मकान से मूलभूत रोजाना उपयोग में लाने वाले सामान भी नहीं निकाल पाए थे और मकान बाढ़ के कारण धराशायी हो गए। आपको बता दें कि चांगुटोला क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुडरू, ग्राम पंचायत सकरी, ग्राम पंचायत पादरीगंज, ग्राम पंचायत कोकड़ा प्रभावित हुए हैं। 14 सितंबर को हम एक बार फिर विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, जिसमें एक बार फिर हिंदी को बढ़ाने, हिंदी को शिखर तक पहुंचाने के वादे होंगे। हर कोई दम भरेगा कि हिंदी तो हिंदी है, अगर वह मजबूत है तो देश मजबूत होगा। हिंदी के प्रति जानकारों का अपना अलग नजरिया है। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद सिरसाठे बताते हैं कि हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं तो हमारे भाषा के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। हमारी हिंदी जितनी अधिक मजबूत होगी उतना अधिक हमारा देश मजबूत होगा। निश्चित ही आज लोगों का अंग्रेजी के प्रति रुझान अधिक है, वह केवल अधिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिले इसीलिए। भारतीयों के जीवन में हिंदी तो बहुत मायने रखती है और चूँकि हम हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं, भारत में जन्मे हैं तो हमारी भाषा के प्रति जो है वो बहुत अधिक प्रेम हम सबको होना चाहिए। और जिस देश की भाषा अगर मजबूत नहीं होगी तो वो देश भी जो है वो बहुत अधिक आगे तक नहीं बढ़ता। और मैं समझता हूँ कि हिंदी बहुत मायने रखती है हम सब लोगों के लिए। सर अभी देखा जा रहा है कि जैसे अंग्रेजी का युग मतलब समझ रहे हैं लोग बाग, ज़्यादातर अंग्रेजी पर अपने बच्चों को डाल रहे हैं। क्या लगता है सर कि क्या अंग्रेजी क्या ज़्यादा हो रहा है या हिंदी को लेना चाहिए ज़्यादा? नहीं, अंग्रेजी के प्रति जो रुझान है वो आम लोगों का, वो ख़ास तौर से विद्यालय में जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में जो लोगों का बढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने पर रोज़गार के अवसर उनको ज़्यादा मिलेंगे, है ना, या ज़्यादा जगह उनको रोज़गार मिल सकता है। ये एक धारणा है, इसके वजह से अंग्रेजी माध्यम में आजकल बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उनका जो पारिवारिक जो संस्कार हैं वो तो मूलतः हिंदी के हैं। हर परिवार में बच्चा अपनी भाषा में चीज़ों को सीखता है, समझता है और इसलिए वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ा भी रहता है। यही नहीं, डॉक्टर गोविंद सिरसाठे ये भी बताते हैं कि इस वर्ष महाविद्यालय में एमए हिंदी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। जब छात्रों से इस विषय में उनके द्वारा जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि भविष्य में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें एक विषय हिंदी का होता है। अपनी हिंदी को और अधिक मजबूत करने के लिए वे एमएससी ना करके हिंदी एमए की पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे हिंदी का भविष्य और अधिक मजबूत दिखाई देता है। इस बार एमए में बहुत अधिक संख्या बढ़ोतरी हुई है और खास तौर से जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो हिंदी विषय ले रहे हैं और हिंदी विषय में को लेकर के वो एडमिशन ले रहे हैं। लगभग 53 बच्चों का एडमिशन हुआ है प्रीवियस में, उसमें 50% छात्र छात्राएं बीएससी से आए हुए हैं, एमएससी नहीं करना चाहते हैं। हमने पूछा कि भाई आपका प्रतिशत अच्छा है, आप एमएससी करिए। उन्होंने कहा नहीं सर, हमें सिविल सर्विस में जाना है और वहाँ पर हिंदी का एक पेपर होता है और इसलिए हमें हिंदी पढ़ना है, हिंदी साहित्य पढ़ना है। मतलब जो तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हिंदी के प्रति जो है बच्चों का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और सिविल सर्विस में हिंदी विषय ले रहे हैं मतलब और पास हो रहा है मतलब बच्चे जो है। तो ये बढ़ती हुई छात्र संख्या ये बता रही है कि हिंदी के प्रति कितना रुझान बढ़ रहा है। महाविद्यालय से हिंदी में एमए कर चुके और वर्तमान समय में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे छात्र गौरव मेश्राम बताते हैं कि हिंदी दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक स्कूलों और कॉलेजों में कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए। छात्रों को हिंदी का महत्व समझाना चाहिए। हिंदी दिवस में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यशालाएं लगनी चाहिए। प्रत्येक महाविद्यालयों में, स्कूलों में बच्चों को जागृत करना चाहिए। नैतिक स्तर से ही घरों से ही उनको ये सीख देनी चाहिए कि वे हिंदी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा और साहित्यिक हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। आपने एमए किया है हिंदी से, तो हिंदी कितना महत्वपूर्ण है आपने? हिंदी विषय कम्युनिकेशन का एक सबसे अच्छा विषय है। किसी से भी बातचीत
और चूँकि हम भारत देश में रहते हैं और यहाँ पे अधिकांश लोग जो है हिंदी भाषी प्रदेशों में रहते हैं, तो ज़्यादातर जो बातचीत होती है वो हिंदी विषय में होती है। इसलिए हिंदी को अधिक से अधिक हमें लोगों तक पहुँचाना चाहिए ताकि हिंदी का और क्षेत्र बढ़ सके और अंग्रेजी से लोग दूर जाएँ। शहर के नवीन शाला स्कूल में हिंदी की शिक्षिका चंद्रकला बिसेन के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसीलिए हमें बहुत अधिक इसे महत्व देना चाहिए। जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी अपनी हिंदी में सुधार करना चाहिए। हिंदी भारतीयों के लिए इसलिए जरूरी है कि हिंदी में ही यानी हमें बोलना भी है, हिंदी हमें सीखना है। इसलिए हम बच्चों को जितना ज़्यादा हिंदी में उन्हें सुधार करना चाहेंगे तो बच्चे उसमें सुधार ला करके बहुत अच्छा आगे बढ़ने में उन्हें सुविधा होगी बोलने में। कल हिंदी दिवस है, इसलिए हमारे उत्कृष्ट स्कूल में कार्यक्रम भी रखे गए थे, प्रतियोगिताएं रखी गई थी। उसमें हमारे स्कूल से 5 छात्राओं ने भाग लिया था। पहले काव्य पाठ प्रतियोगिता में भी भाग लिया, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया और चित्रांकन से शब्दांकन प्रतियोगिता आधा घंटे का समय था उसमें, और लोकगीत प्रतियोगिता में भी भाग लिया गया। ये 4 पटवारी संघ के अध्यक्ष गिरधारी भगत बताते हैं कि निश्चित ही अंग्रेजी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कार्यालयों में ऐसे कई अधिकारी और कर्मचारी दिखाई देते हैं जिनकी अंग्रेजी तो बेहतर है मगर उन्हें अभी अपनी हिंदी में सुधार करने की बहुत अधिक जरूरत है। इसीलिए हिंदी में सुधार शुरू से ही करना चाहिए जिससे बाद में परेशानी ना हो। हिंदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी वास्तव में भारत की आत्मा है। यदि हिंदुस्तान से हिंदी समाप्त हो जाएगी या उसका अस्तित्व यदि खतरे में पड़ रहा है तो ये समझ लीजिए कि भारत की आत्मा मर रही है। हिंदी के बारे में आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हिंदी भाषा का बहुत 14 सितंबर के दिन तो बहुत गुणगान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सारे के सारे कार्य हिंदी में होने चाहिए। आज बहुत सारे वेल एजुकेटेड विद्यार्थी बंदे शासकीय सेवा में समाज में आ गए हैं, लेकिन मैं उनकी हिंदी को बहुत कमज़ोर पाता हूँ। सरकार को ऐसे कोई निर्देश लाने चाहिए कि सारे के सारे के हिंदी में हो। बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर आती है, समाचार पत्रों में आती है, और जहाँ तक के कंपनियों की और शासन के जो निर्देश होते हैं वो अंग्रेजी में हुआ करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यदि हम हिंदी की यदि बात करते हैं तो सारे के सारे निर्देश हिंदी में होने चाहिए। वो अधिकांश जो होते हैं अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जो अब जिस भाषा को हम जानते नहीं, यदि निर्देश यदि आप अंग्रेजी में देंगे तो हिंदी कहने का मतलब क्या निकलेगा। इसीलिए हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। यही मैं राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों से, देश के समस्त व्यक्तियों से और जिले के समस्त व्यक्तियों से निवेदन करना चाहूँगा। निश्चित ही हिंदी हमारे लिए बहुत सरल है और उसका महत्व हिंदी भाषियों से अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन आज भी हिंदी में बिंदी और हिंदी में मात्राओं का ज्ञान ऐसे कई वर्ग के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। इसीलिए एक बार फिर 14 सितंबर को कार्यशाला के माध्यम से हिंदी के महत्व को बताया जाएगा, जिससे हिंदी को अपनाकर हम देश का विकास कर सके। हिंदी दिवस के अवसर पर शुक्रवार को शहर के उत्कृष्ट स्कूल में 1 दर्जन से अधिक स्कूलों ने मिलकर हिंदी दिवस पर कार्यशाला आयोजित की। इस अवसर पर छात्रों ने अपने ऐसे अनुभव बांटे जैसे वे हिंदी को भली भांति जानते हों। देश की आजादी से लेकर आज तक हिंदी की तरक्की, उन्नति और हिंदी की मजबूती पर प्रकाश डाला। इस दौरान कुछ छात्रों ने हिंदी की कविता पाठ कर उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। कवि है, उनने कहा था इफ यू वांट पीस गेट रेडी फॉर वॉर। इसका अर्थ ये है कि अगर आपको शांति चाहिए, शांति ऐसे नहीं मिलेगी, आपको उस शांति के लिए आप लड़ाई करनी पड़ेगी। और ये लड़ाई मारा पीटी वाली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है। इसे अहिंसा कहते हैं, ये इसे हिंसा कहते हैं। अहिंसा का मतलब ये है कि आप शांति से अपने विचार विमर्श करें। इस अहिंसा से हमें वो अपना मार्ग समझते थे। उनका कहना था, एक बार ऐसा हुआ था कि वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने कहा थे कि जो सत्य है वो
मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भोपाल के निर्देशानुसार बालाघाट इकाई ने आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की। इसमें काव्य पाठ प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, एकल लोकगीत प्रतियोगिता एवं चित्रांकन से शब्दांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें शहर के और आसपास के विद्यालयों के लगभग 15 विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। और आज इन पार्टिसिपेट कर्ताओं के बीच में जो प्रतियोगिताएं हुई है उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों के लिए और हमारा हिंदी पखवाड़ा की समापन के लिए और पुरस्कार वितरण के लिए हमने 16 सितंबर को कार्यक्रम इसी विद्यालय में आयोजित किया है, जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह जो है तो माननीय सुश्री हिना कावरे जी विधानसभा उपाध्यक्ष के कर कमलों के द्वारा संपन्न होगा। और इन बच्चों को वर्ष 2017 की भर्ती में पटवारी चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त पटवारियों को अब एक और परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में सफल होने वाले पटवारियों को आगे के कार्य करवाए जाएंगे और असफल होने पर परीक्षार्थियों को दोबारा फिर परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रशिक्षण के बाद परीक्षा आयुक्त भू लेख एवं बंदोबस्त कार्यालय ग्वालियर द्वारा आयोजित की जाएगी। जब पहले पटवारी पद पर नियुक्ति हुआ करती थी तो सबसे पहले एक परीक्षा आयोजित होती थी। परीक्षा में सफल होने के बाद में एक लिस्ट बनती थी और वो लिस्ट फिर वो प्रशिक्षणशालाओं को दिया जाता था और उस प्रशिक्षणशाला में जो चयनित विद्यार्थी है वो पटवारी का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। इसके पश्चात एक परीक्षा होती थी, पटवारी प्रशिक्षण के बाद में एक परीक्षा होती थी और उस परीक्षा में जो पास होते थे उनको पटवारी पद पर नियुक्त किया जाता था। चूँकि जो अभी वर्तमान में जो 2017 की बैच आई है उसमें शासन ने ये नियम लाया है कि ट्रेनिंग के साथ में ही उनको पोस्टिंग कर दी जाती है। और अब चूँकि पिछले 1 साल से लगभग हमारे पटवारी जो नवीन पटवारी पदस्थ है, CLR महोदय के द्वारा 21 तारीख को परीक्षा आयोजित किया जाना है। चूँकि अपने कर्तव्य स्थल पर वो पदस्थ होने के कारण परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए थे कि हमारे पटवारी साथियों को एक सप्ताह का अध्ययन अवकाश प्रदान किया जाए। सर, ये देखा जा रहा है कि पहले ट्रेनिंग मतलब चयनित होने के बाद में पहले ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बाद में एग्ज़ाम दिया जा रहा है। क्या लगता है कि पहले एग्ज़ाम होनी थी या पहले ट्रेनिंग होनी थी? नहीं, बिल्कुल अभी भी जो पैटर्न लाया गया बिल्कुल सही है। जैसे बहुत सारे विभागों में नियुक्ति के साथ में ही मतलब उनको मुख्यालय दे दिया जाता है, कार्यस्थल दे दिया जाता है, तो वही यहाँ भी अडॉप्ट किया गया है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है और बहुत अच्छा परिवर्तन किया गया है। हम तो चाहते हैं कि केवल उनको 1 सप्ताह का अध्ययन अवकाश दे दिया जाए। जिले में भारी बारिश के चलते जहां चारों तरफ पानी से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं पर बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यात्रियों की जान खतरे में आ गई थी। मामला लांजी साली टेकरी रोड पर मछुरदा गांव के रपटा पुल का है। इस मार्ग पर चलने वाली बसों के ड्राइवर यात्रियों के साथ इतना बड़ा जोखिम लेते हैं कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्र होने से टांडा नदी पर बना यह रपटा पुल थोड़ी सी बारिश होने पर पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है, पर पिछले कुछ दिनों से प्रदेश सहित बालाघाट जिले में भारी बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। लांजी से मोहगांव जाने वाली एस कुमार की बस मछुरदा स्थित टांडा नदी पर बने रपटा पुल पर ज्यादा पानी होने के बाद भी ड्राइवर ने बस को पार करने की कोशिश करने लगा कि बीच धार में वह फंस गई, जिसको जेसीबी की मदद से निकाला गया। सही समय पर जेसीबी मिलने से बस को निकाल लिया गया, नहीं तो थोड़ी सी देर होने पर बड़ी घटना हो सकती थी। मोड़ नहीं पा रहा यार, कल मोड़ दे रहा था, कल उन्होंने यही अरे बीच में वो लोग आ गए ना, साइकिल गाड़ी निकालने वाले। देखो मैडम, इसलिए बोलते कि बैठ के मत जाओ गाड़ी में। नहीं पानी नहीं ऐसा होगा। इंजन में पानी चला गया है, नहीं गया।
बालाघाट सिवनी सड़क की हालत किसी से छुपी नहीं हुई है। बीते दिनों ही पद्मेश न्यूज ने प्राथमिकता से गर्रा स्थित सड़क के हालात पर खबर दिखाई थी, जिसके बाद से क्षेत्र के जनपद सदस्य द्वारा ग्रामीणों की मदद से सड़क की मरम्मत कार्य करवाया गया। जनपद सदस्य वैभव बिसेन ने बताया कि राहगीरों की परेशानियों को देखते हुए सड़क मरम्मत का कार्य अपने निजी खर्च से सड़क के मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया है। कारण ये है कि पहले यहाँ पे कॉलोनियाँ डेवलप नहीं हुई थी। अब ये जैसे शीतल वाटिका कॉलोनी बन गई इस तरफ, इधर में जब कबेलू कारखाने थे, कबेलू कारखानों ने पानी की निकासी को बंद कर दिया है। उस वजह से क्या हो रहा है कि जो पानी का जमाव है वो बीच रोड में हो रहा है, रोड डाउन में आ गई है, बाकी कॉलोनियाँ ऊँची बन गई है। ये सारे एरिया में सामने इन लोगों ने पाइपलाइन बंद करके और पूरा भरन भर दिए, तो पानी जाएगा कहाँ। पहले पुराने ज़माने में यहाँ पे रज्जाकुड़ी नाम का एक तालाब हुआ करता था, उसमें पूरे गांव का पानी जो है, जो निचले एरिया का पानी पूरा वहाँ जमा होता था और वहाँ से नदी की ओर अग्रसर होता था। लेकिन ये जो कब्जे हो गए, सामने में लोगों ने बाउंड्रियाँ बना ली, तो पानी का जाना आना बंद हो गया। उस कारण जो पानी है यहाँ पे जमा होता है, पानी जमा होने से क्या हो रहा है कि रोड खराब होते जा रही है। हालांकि इस रोड का मेंटेनेंस जो है माहेश्वरी बिल्ड काम वालों को कई मेरे ख्याल से 5 या 7 सालों के लिए मिला था, लेकिन उन लोगों का तो कोई पता ठिकाना नहीं है। वो यहाँ से नाका वगैरह सब छोड़ के भाग गए और PWD विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये हमारे वार्ड क्रमांक 9 के अंतर्गत आती है सड़क। पिछले महीने रीना त्रिवेदी सरपंच मैडम ने इसको रिपेयर करवाया था कबीलू डलवा कर, लेकिन उससे बात नहीं बनी। तो आज मैं इसमें दोनों साइड में नाली बना के पानी की निकासी करवा रहा हूँ। इसमें कोई मध्य प्रदेश सरकार या फिर कलेक्टर साहब या फिर किसी विभाग का कोई सहयोग नहीं, हम अपने तरफ से कर रहे हैं। बालाघाट विकासखंड के ग्राम पंचायत अलवरी में 13 सितंबर को उजाला महिला आजीविका ग्राम संगठन द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के गिरीश खंडाते एवं आजीविका मिशन से टेकेश्वरी नकपुरे ने बताया कि वित्तीय साक्षरता पर यह प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें महिलाओं को बैंक से संबंधित लेन देन, बैंक की योजनाएं सहित अन्य जानकारियां बड़ी बारीकी से दी गईं। विधान सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी शेषराम अरतौनी उम्र 50 वर्ष को आजीवन कारावास एवं 30,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार जिले के बहेला थाना अंतर्गत मिरिया निवासी शेषराम और उनके बड़े भाई हेमराज रतौने के बीच कई दिनों से जमीन का विवाद चल रहा था। इसी बीच 5 अगस्त 2018 की सुबह 9 बजे शेषराम और उसके बड़े भाई हेमराज के बेटे ज्ञानदास के बीच विवाद हो गया। शेषराम ने कुल्हाड़ी से अपने बड़े भाई के बेटे ज्ञानदास पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर शेषराम के खिलाफ धारा 302, 307 के तहत अपराध दर्ज कर सुनवाई के दौरान उसके द्वारा हत्या किया जाना साबित हुआ, जिसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये मामला है घटना दिनांक 5/8/2018 की बात है। आरोपी शेषराम रतौने ने अपने भतीजे ज्ञानदास को पेड़ को लेकर के विवाद हुआ था, उसको कुल्हाड़ी से मार दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी घटनास्थल में ही मृत्यु हो गई थी। उसको बचाने के लिए उसकी माँ दुर्पता बाई आई थी, तो दुर्पता बाई के ऊपर भी उसको हमला किया, कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाया था। तो दोनों अपराध में आज माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को अलग अलग धाराओं में सजा दिया है, जिसमें मृतक ज्ञानदास की हत्या के आरोप में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है, और दुर्पता बाई को चोट पहुँचाने के आरोप में धारा 324 में 3 वर्ष की सजा तथा 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सर सजा साथ साथ चली गई कि अलग अलग चली? दोनों सजाएं साथ साथ में चली। जिले भर में 13 सितंबर को भी सार्वजनिक और घरों में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन का दौर देर रात तक चलता रहा। इस दौरान भक्तों द्वारा बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ भगवान गणेश का विसर्जन किया। अधिकांश जल स्रोत, नदी, तालाब, जलाशयों में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। Hello.
इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत शिव मंदिर वार्ड नंबर 3 स्थित गणेश प्रतिमा का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शहर के बड़े तालाब में विसर्जन किया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जमीन विवाद पर भतीजे की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास। महाविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया पर भाजयुमो ने लगाया आरोप, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। गौशाला का गाय रखने से इनकार, नगरपालिका ने बंद किया मवेशी पकड़ने का अभियान। जमीन नहीं तो आंगनवाड़ी नहीं, कोसमी की 4 आंगनवाड़ियों के लिए नहीं मिली जमीन, पैसा हुआ वापस। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल में जाने की चेतावनी, 4 दिन के लिए लगातार बंद रह सकते हैं बैंक। लांजी के बिसौनी में सूने मकान में 5 लाख की चोरी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।